हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल बॉन्डिंग शुरू किया था और केमिकल बॉन्डिंग में बात की थी अबाउट लुईस डॉट स्ट्रक्चर। पहले इंट्रोड्यूस किया व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, व्हाई इट फॉर्म्स, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द आयनिक बॉन्ड, ब्रीफली अबाउट आयनिक बॉन्ड प्रॉपर्टीज, कोवेलेंट बॉन्ड, जनरल प्रॉपर्टीज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और फिर हमने ये भी कहा था कि देयर इज नो डिफरेंस इन कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इवन एनसीईआरटी तो पहचानता भी नहीं कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उनके हिसाब से सब कोवेलेंट बॉन्ड ही हैं एंड दे यूज द फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है अभी आएगा थोड़ी देर में। फिर हमने बात की थी लुईस डॉट स्ट्रक्चर की फॉर द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो हमने ये कहा था कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको कनेक्टिविटी ऑफ द एटम्स बताते हैं और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अच्छा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको शेप के बारे में कुछ भी नहीं बताता, ये ध्यान में रखने वाली बात है कि it does not tell you anything about the shape of the molecule। उसी में हम बात कर रहे थे, हमने कुछ पॉइंट्स बताए थे, मेरे ख्याल से 4 पॉइंट्स लिख लिए थे। जो प्रोसीजर है ये गाइडलाइंस हैं, इससे जरूरी नहीं है कि आप हर मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना ही पाओ। ये गाइडलाइंस हैं तो कुछ तो सीखना ही पड़ेगा ना हमें, बाकी इट शुड बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। पहला पॉइंट ये देखो यही था कि आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम इन द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। जनरली सेंट्रल एटम हाइड्रोजन फ्लोरीन नहीं होते, हाइड्रोजन फ्लोरीन यूजुअली आर द टर्मिनल एटम्स। जनरली सेंट्रल एटम वो होता है जिसकी कोवेलेंसी या वैलेंसी मोर देन 1 हो और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा था कि गेस द स्केलेटन। जनरली सिमेट्रिकल स्केलेटन इज द सिमेट्रिकल वन, is the most probable one. Then count the number of total valence electrons, distribute a pair of electron between each atom pair between involving the central atom. उसके बाद ऑक्टेट टर्मिनल एटम से कंप्लीट करना था बचे हुए इलेक्ट्रॉनों से। उसके बाद बच जाए इलेक्ट्रॉन तो सेंट्रल एटम पे रख दो और फिर ऑक्टेट कंप्लीट करो, करने की कोशिश करो सेंट्रल एटम का। उसके लिए अगर मल्टीपल बॉन्ड्स जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाने हो तो बना लो। तो ये स्ट्रक्चर्स बनाने के तरीके होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, पांचवा पॉइंट देखो ये है कि आप जब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हो तो कुछ केसेस में इनकम्प्लीट ऑक्टेट रह जाते हैं, कुछ केसेस में एक्सपेंडेड ऑक्टेट भी पॉसिबल हैं, पर्टिकुलरली द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। एंड आउट ऑफ द वेरियस पॉसिबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, और वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है वेयर द फॉर्मल चार्जेस आर क्लोजेस्ट टू 0। तो लिखो आउट ऑफ वेरियस पॉसिबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स द LDS which has formal charges of various elements। तो out of the various possible Lewis dot structures, the Lewis dot structure which has formal charges of various elements closest to 0 is the most stable or most plausible, plausible मतलब suitable, most plausible or most suitable। is the most stable Lewis dot structure। देखो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। हमने कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का एग्जांपल भी लिया था और हम ये बात कह रहे हैं कि आउट ऑफ द वेरियस पॉसिबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जिसके फॉर्मल चार्जेस ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स आर क्लोजेस्ट टू 0, 0 के पास हों, तो वो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर मानी जाती है, मोस्ट प्लॉजिबल और मोस्ट सुटेबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इन थर्ड एंड हायर पीरियड elements octet can be expanded to satisfy formal charges। देखो क्या बात कर रहे हैं, इन थर्ड एंड हायर पीरियड एलिमेंट्स
सल्फर हुआ, क्लोरीन हुआ, वो अपना ऑक्टेट आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं. ऑक्टेट कैन बी एक्सपेंडेड टू सेटिस्फाई फॉर्मल चार्जेस. मतलब वैलेंस शेल में दे कैन हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज सेंट्रल एटम ऑफ थर्ड एंड हायर पीरियड एलिमेंट can have more than 8 electrons in valence shell. तो थर्ड पीरियड और हायर पीरियड में वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और बिल्कुल पॉसिबल हैं, बिकॉज थर्ड एंड हायर पीरियड एलिमेंट्स में यू हैव डी ऑर्बिटल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. बट सेकंड पीरियड एलिमेंट्स कैन नेवर एक्सपेंड देयर ऑक्टेट. सेकंड पीरियड एलिमेंट का मतलब सेकंड पीरियड में 2s ऑर्बिटल होगा और 2p ऑर्बिटल होगा. 2s में 1 और 2p में 3 ऑर्बिटल्स हैं. टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में. और 4 ऑर्बिटल्स में एज पर द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 8. तो ऑक्टेट कैन नेवर बी एक्सपेंडेड इन द केस ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स. नोट दैट सेकंड पीरियड एलिमेंट्स can never expand their octet. Note that second period elements can never expand their octet as they have only 4 orbitals 2s, 2px, 2py, 2pz in their valence shell. सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स कभी अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करेंगे. हाउएवर दे मे हैव द इनकम्प्लीट ऑक्टेट. हाउएवर दे मे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट. इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाया. 8 इलेक्ट्रॉन से कम तो रह सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते. 8 तो मोस्ट डिजायरेबल है. ऑक्टेट रूल इसी को बोलते हैं, ऑक्टेट रूल. बात भी करेंगे इसकी. तो ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आउट ऑफ द वेरियस पॉसिबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर सबसे सुटेबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर वो होती है जिसमें फॉर्मल चार्जेस आर क्लोज टू 0 एंड दैट इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर. और थर्ड और हायर पीरियड के एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं. 10, 12 इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स वो ले सकते हैं टू सेटिस्फाई द फॉर्मल चार्जेस. So elements with the third and higher period elements can have more than 8 electrons in the valence shell, but second period के elements कभी अपना octet expand नहीं करेंगे. उनके valence shell में 8 इलेक्ट्रॉन से कभी ज्यादा नहीं हो सकते. हाँ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो सकता है, 8 से कम रह सकते हैं. जरा फॉर्मल चार्जेस शब्द आया है, फॉर्मल चार्जेस को डिफाइन कर लें. लेट अस डिफाइन द फॉर्मल चार्जेस. एक बार ये नोट कर लो पहले पूरी बात. तो what is formal charge? Formal charge on an atom of an element is equal to number of valence electrons minus half into number of electrons involved in bonds with that element or with that atom minus number of non-bonded इलेक्ट्रॉन्स. देखो ये है डेफिनेशन, ये है फॉर्मूला. अच्छे से याद कर लें, काम आएगा भी यहां पर ये. तो व्हाट इज फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम? फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड, इन ए कंपाउंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दैट एटम. कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशंस माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. इस तरीके से फॉर्मल चार्ज आते हैं.
जैसे मान लो यही था, अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में बात भी की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड की ये स्ट्रक्चर बन के आई थी पहली वाली, जिसे हमने कहा था कि ये लेस स्टेबल है, हालांकि ये पॉसिबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर है बट अनस्टेबल है, वो ये थी, ये वाली स्ट्रक्चर थी। और दूसरी स्ट्रक्चर ये थी C डबल बॉन्ड O, दो लोन पेयर्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो नॉन बॉन्डेड है उन्हें डॉट से शो करते हैं, जब भी तो नाम है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, डॉट बना के। तो ये दो स्ट्रक्चर है, मान लो स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2। जरा इन दोनों स्ट्रक्चर्स में एक बात ध्यान से देखें, जरा फॉर्मल चार्जेस कैलकुलेट करो। कार्बन का फॉर्मल चार्ज Fc इज इक्वल टू, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, बट वैलेंस शेल में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स, माइनस हाफ इनटू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर, 2 बॉन्ड्स हैं, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो +2, अच्छा खासा हाई फॉर्मल चार्ज है +2। जरा ऑक्सीजन पे भी देखो कितना फॉर्मल चार्ज, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, माइनस हाफ इनटू 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 6, -1। इस पे भी फिर फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, -1। फॉर्मल चार्ज -1 +2 -1, बहुत हाई फॉर्मल चार्ज है। जरा सेकंड स्ट्रक्चर पे आओ अब। व्हाट इज फॉर्मल चार्ज, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, 4, माइनस हाफ इनटू हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म, 4 बॉन्ड्स हैं, और हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड, 8, माइनस नॉन बॉन्डेड 0, सो फॉर्मल चार्ज 0। ऑक्सीजन पर देखो फॉर्मल चार्ज कितना, 6 माइनस हाफ इनटू हाउ मेनी बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, माइनस नॉन बॉन्डेड 4, अगेन 0, फॉर्मल चार्ज 0, फॉर्मल चार्ज 0 0 0। इससे बढ़िया और क्या बात, द फॉर्मल चार्जेस ऑन कार्बन, ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन ऑल आर 0। सेकेंड इज more stable Lewis dot structure of CO2। तो सेकंड इज द मोस्ट स्टेबल या मोर स्टेबल Lewis dot structure of CO2। अच्छा, ये भी एक वैलिड स्ट्रक्चर है बट अनस्टेबल स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल्सो वैलिड वन, हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर। तो CO2 appears like this, not like this, so bond order of CO bond is 2। बॉन्ड ऑर्डर डिफाइन करेंगे क्या होता है। अच्छा, एक और पॉइंट, किसी भी स्पीशीज में summation of formal charge of the various elements is equal to the actual charge on the species। लिखो, पहले बताता हूं क्या है। Sum of formal charge of all the elements or atoms in given species is equal to the total actual charge on that species। तो sum of the formal charge of all the elements or atoms in the given species is equal to the total actual charge present on that species। जरा यहाँ CO2 पे आ जाओ। CO2 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो नेट चार्ज कितना हुआ, 0। बट जरा फॉर्मल चार्ज देखना, 0 + 0 + 0, यस फॉर्मल चार्ज इज 0। अच्छा, यहां देखो फॉर्मल चार्ज -1 +2 -1, यहां भी समेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑफ बोथ द ऑक्सीजन एंड कार्बन इज इक्वल टू 0 हो नहीं था, बिकॉज CO2 पर नेट चार्ज कितना है, 0। तो ये ध्यान देंगे। तो सम ऑफ द फॉर्मल चार्जेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स और एटम्स इन द गिवन स्पीशीज इज इक्वल टू द टोटल एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट ऑन द स्पीशीज। मान लो सल्फेट आयन है, क्या SO4 2- है, तो नेट चार्ज कितना है सल्फेट आयन पर, 2 यूनिट, 2-। तो इसका मतलब फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर +4 इंटू फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, दोनों का समेशन इज इक्वल टू -2। ये होना चाहिए, और ये हम चेक करेंगे, अभी करेंगे थोड़ी देर में। सो वी विल चेक द फॉर्मल चार्ज लाइक दिस। तो ये था कैलकुलेशन ऑफ द फॉर्मल चार्ज। तो कहने का मतलब है वो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा सुटेबल है जहां फॉर्मल चार्जेस आर क्लोजेस्ट टू 0, और फॉर्मल चार्ज 0 कराने के लिए अगर एक्सपेंडेड ऑक्टेट भी लेना पड़े
थर्ड एंड हायर पीरियड एलिमेंट्स में तो कोई बुराई नहीं है, दे विल डू इट। और यदि इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी हो तो ठीक है, बट सेकंड पीरियड एलिमेंट्स कैन नेवर एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। इसको एक बार नोट कर लो, ये सब इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा है। बॉन्डिंग इज द बैकबोन ऑफ एंटायर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नोट इट डाउन। वेल जैसे एग्जाम्पल लेते हैं और मान लो H2SO4, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। अच्छा, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, इट इज कॉमनली नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड। अब जैसे ये ऑक्सी एसिड है और ऑक्सी एसिड्स में हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन, तो दिस इज ऑक्सी एसिड इन विच H are usually attached to O atoms और टर्मिनल एटम्स होते हैं हाइड्रोजन। फॉस्फोरस के केसेस में एक्सेप्शन पाए जाते हैं, इसलिए वर्ड यूज किया है यूजुअली। तो यूजुअली हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन इन द ऑक्सी एसिड्स। तो जैसे हम ये कहते भी हैं कि ये -2H+ लूज कर दे तो क्या बनाएगा, सल्फेट आयन। चलो सल्फेट आयन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट आयन, अभी तो जो हमने गाइडलाइन सीखी हैं, अभी तो हमने जो गाइडलाइन आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में भी, कि वो आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम, गेस द स्केलेटन, काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पुट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड टर्मिनल एटम, कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ द टर्मिनल एटम्स, then try to complete the octet of the central atom and all that। वो सारे पॉइंट्स थे ना, 5 पॉइंट्स, एक बार वो फॉलो करें। सर क्या हम जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये सब करना पड़ेगा क्या, पूरा प्रोसीजर फॉलो? ना, अभी थोड़ी देर में आप भूल जाओगे, थोड़ी देर में हम भुलवा देंगे आपको कि आपको प्रोसीजर चाहो नहीं। भूलना नहीं है, भूलने का मतलब भूलना नहीं होता। भूलने का मतलब यह है कि आई टेल यू द शॉर्टकट फॉर ड्राइंग द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो सर शॉर्टकट से ही बता दो ना, नो शॉर्टकट्स। पूरी बात पढ़ने के बाद शॉर्टकट सीखते हो तो एक बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग रहती है कि हाँ हमें सब कुछ आता है। डायरेक्ट शॉर्टकट कुछ भी नहीं। तो पहले तो हम प्रोसीजर से सल्फेट आयन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जरा देखें, सेंट्रल एटम SO4 2-, सेंट्रल एटम सल्फर, गैस द स्केलेटन, ये हो गया। काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6, और ऑक्सीजन में भी कितने, 6। तो 6 और 24 36, और 2 और 32, तो 6 + 24 + 2 मोर, तो 32 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस शेल में, नंबर ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 32 थे। पुट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने काम में आ गए, 8 काम में आ गए, तो कितने हो गए, 24। कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ द टर्मिनल एटम्स, 1 2 6 इलेक्ट्रॉन और रख दो, 24 और काम में आ गए। अनदर 24 दे आर यूज्ड अप। ना कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, और स्ट्रक्चर देखो ऐसी आ गई, SO ये O, ये स्ट्रक्चर है। क्या ये वैलिड लुईस डॉट स्ट्रक्चर है? यस, इट इज अ वैलिड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं सर, हमारे तो सर ने मना कर रहा था कि ये वैलिड स्ट्रक्चर। बिल्कुल वैलिड है। वैलिड लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम, आइदर इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स और इन द फॉर्म ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वैलिड लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। जरा फॉर्मल चार्जेस देखें तो फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर कितना, 6 - ½ इंटू कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड्स, 8 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, माइनस नॉन बॉन्डेड 0 + 2, बड़ा हाई फॉर्मल चार्ज आ गया। अच्छा और देखो, इस ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कितना,
फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू 6 माइनस हाफ इंटू एक बॉन्ड बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 6 माइनस 1, तो फॉर्मल चार्ज माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2, और समीशन ऑफ द फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, तो सम ऑफ फॉर्मल चार्जेस माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 हो गया। अच्छा माइनस 2 तो होना भी था बिकॉज सम ऑफ द फॉर्मल चार्जेस इक्वल टू द टोटल नेट चार्ज, तो ये एक वैलिड लुईस डॉट स्ट्रक्चर है बट नॉट हाईली स्टेबल, अनस्टेबल है बिकॉज लॉट ऑफ फॉर्मल चार्जेस आर देयर। तो फिर फॉर्मल चार्जेस कम करवाओ। अब सल्फर है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, आसानी से अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है। अच्छा इसमें तो ऑक्टेट कंप्लीट है बट अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है। और आपने भी एक बात तो देख ली CO2 वाले केस में भी, अगर ऑक्सीजन एक ही सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एक ही बॉन्ड बना रहा है सिंगल बॉन्ड, तो फिर उस पर फॉर्मल चार्ज आता है -1। और यदि वो डबल बॉन्ड बना लेता है, या तो आजू बाजू सिंगल सिंगल बॉन्ड बना ले या फिर वो डबल बॉन्ड बना ले, मतलब 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन अराउंड इट, तो उस पर फॉर्मल चार्ज खत्म हो जाता है। तो एक काम करो, इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिख लो, सल्फर ये डबल बॉन्ड बना दो, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये डबल बॉन्ड बनवा दो। मैंने कहा था मल्टीपल बॉन्ड बनवाए जा सकते हैं बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स। और फिर यहां भी डबल बॉन्ड बना दो। अब यहां 4 इलेक्ट्रॉन्स रह गए नॉन बॉन्डेड, इन्हें ऐसे ही रहने दो। ये है बेस्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर, द मोस्ट स्टेबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये है मोस्ट स्टेबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर में जरा देखना, अब फॉर्मल चार्जेस, फॉर्मल चार्ज सल्फर का 0, ऑक्सीजन का 0, इस वाले ऑक्सीजन का 0, इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज -1। अब इतना तो होना ही होगा। अरे इतना भी बिल्कुल ही 0 कर दोगे तो फॉर्मल चार्ज का जब 0 आ गया तो वो तो मैच ही नहीं करेगा ना। फॉर्मल चार्जेस का सम तो 2 माइनस होना ही चाहिए। तो 2 ऑक्सीजन ऐसे होने ही चाहिए विच कैरीज द नेगेटिव चार्ज। सो हियर द फॉर्मल चार्ज इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन। दिस इज द बेस्ट मोस्ट स्टेबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर। दिस इज द लीस्ट स्टेबल या अनस्टेबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर। है ये भी वैलिड ही, है ये भी वैलिड ही। तो ये है सल्फेट आयन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द गाइज। समझ में आ गई बात। तो ऑक्सीजन सबसे कंफर्टेबल कब होता है, डबल बॉन्ड बना के या आजू बाजू 2 बॉन्ड बना के, मतलब 2 बॉन्ड बनाने ऑक्सीजन को, तो इट इज कंफर्टेबल। और सल्फर का फॉर्मल चार्ज कब 0 आता है, व्हेन इट फॉर्म्स कंफर्टेबली द बॉन्ड्स लाइक 6 बॉन्ड्स लाइक दिस। तो ये हुई लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब एक आध स्ट्रक्चर और भी लेते हैं। चलो कार्बोनेट आयन लेते हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड। नोट करो इस सबको, अच्छे से पढ़ना है सब। हालांकि ये प्रोसीजर जो अभी फॉलो कर रहे हैं बस थोड़ी देर और करेंगे, और 10-5 मिनट, उसके बाद तो प्रोसीजर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम तो बता देंगे आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हाउ टू फाइंड आउट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। नोट इट डाउन। वेल अनदर एग्जाम्पल हम बात कर रहे थे कौन सी, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है ये। अब ये ऑक्सी एसिड है ये भी, और मैंने बताया था ऑक्सी एसिड में यूजुअली हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन। तो जैसे ये कार्बोनिक एसिड है, पहले आप एक काम करो, कार्बोनिक एसिड की स्ट्रक्चर बनानी तो बना लेना, पहले कार्बोनेट आयन की बना लो, 2 H+ रिमूव कर दो तो कार्बोनेट आयन बन गया। कार्बोनेट आयन, तो जरा सेंट्रल एटम कार्बन, स्केलेटन, दिस इज द स्केलेटन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में 4 + 6 = 18 + 2 और 20 24 इलेक्ट्रॉन। पुट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिया, 6 काम में आ गए 18। कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ द टर्मिनल एटम्स, बस अब करते चले जाओ। 18 और काम में आ गए, कुछ ना बचा। स्ट्रक्चर ऐसी आ गई।
तो सर ये 90 डिग्री का एंगल है। अरे बिल्कुल भी ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर एंगल वेंगल के बारे में कुछ नहीं बताता। लुईस डॉट स्ट्रक्चर डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। वो तो हम हाइब्रिडाइजेशन से फाइंड आउट करेंगे। जरा फॉर्मल चार्जेस कैलकुलेट कर लो। अब ये एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर आ गई, क्या ये वैलिड है? हाँ भाई, पूरी तरीके से वैलिड है। इट इज अ वैलिड लुईस डॉट स्ट्रक्चर बट अनस्टेबल। क्यों? फॉर्मल चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। जरा देखना, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू कार्बन कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 माइनस हाफ इंटू कितने बॉन्ड्स 3 बॉन्ड तो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। फॉर्मल चार्जेस भरे पड़े हैं, ना है बढ़िया स्ट्रक्चर। वी हैव टू डिस्कार्ड इट। इट इज नॉट द स्टेबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो क्या करें? अब देखो, कार्बोनेट आयन पर 2 नेगेटिव चार्ज तो है ही, तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन तो ऐसे होंगे जिन पर -1 चार्ज हो। तो 2 ऑक्सीजन तो माइनस चार्ज वाले होने ही हैं। तो क्यों ना कम से कम 1 ऑक्सीजन की तो जिंदगी संवार दो। अरे 1 ऑक्सीजन की तो लाइफ बेटर कर दो डबल बॉन्ड बनवा के। तो ये डबल बॉन्ड जब बनाएगा तो बेटर स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी, C डबल बॉन्ड O। एक लोन पेयर से ये मल्टीपल बॉन्ड बनवा दो, बन गया। और बाकी तो ये बन ही गया, माइनस ये माइनस। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब शो करने हैं आपको। ये है स्टेबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। बट यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट आता है। तो क्या कार्बोनेट आयन ऐसा है सर कि एक बॉन्ड डबल बॉन्ड है और 2 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है? नहीं, आप भी जानते हो ये बात तो, that there is a delocalization of this pi bond. Pi bond पूरे मॉलिक्यूल में प्रॉपरली delocalized हो जाता है and this concept is called resonance. Delocalization of the pi electrons is called resonance. तो resonance कब होता है? When you are able to form or make more than one Lewis dot structure and none of the Lewis dot structure explains the proper properties, bond properties of the compound. तो इसमें क्या होगा? ये पाई बॉन्ड जो है यहां भी डिलोकलाइज हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो इसके लिए रेजोनेंस शो करते हैं और आप जानते हो रेजोनेंस का सिंबल क्या होता है? डबल हेडेड एरो। तो आप इसको यू भी बना सकते हो। तो इसे बोलते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर इज व्हाट? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हो सकता है ये सिंगल बॉन्ड यहां रहा हो और डबल बॉन्ड यहां आ जाए इधर। ये सिंगल बॉन्ड हो सकता है कि ऐसे बना ले, C डबल बॉन्ड O माइनस माइनस। तो ये स्ट्रक्चर 1 हो गई, ये स्ट्रक्चर 2 हो गई, ये स्ट्रक्चर 3 हो गई। तो स्ट्रक्चर 1, 2, 3 आर कॉल्ड resonating structures RS or canonical structures. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, इसका मतलब ये तीनों जो थी लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो हैं ही, बट साथ में इनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। एंड देयर इज अ फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। सो व्हाट इज रेजोनेंस? डिलोकलाइजेशन of pi electrons is called resonance. तो delocalization of the pi electrons is called resonance. तो ये pi electrons, अच्छा pi electron क्यों delocalize होते हैं? Because pi electrons are weakly held with the nucleus. न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिग्मा बॉन्ड पर काफी स्ट्रांग होता है। सिग्मा बॉन्ड्स स्ट्रांग होते हैं, पाई बॉन्ड्स वीक होते हैं। तो वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर जाते हैं, आसानी से डिलोकलाइज हो जाते हैं। और डिलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड नन ऑफ द स्ट्रक्चर एक्सप्लेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्चुअल कार्बोनेट आयन। एक्सपेरिमेंटली पाया जाता है। इन स्ट्रक्चर से देख के तो ऐसा लगता है कि एक CO बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है, इसे बोलते हैं डबल बॉन्ड, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2, सिंगल बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर 1, सिंगल बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर 1। बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। और बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी।
तो यहां पर ऐसा लगता है कि एक डबल बॉन्ड है CO डबल बॉन्ड और बाकी के 2 CO सिंगल बॉन्ड्स हैं। ऐसा कुछ भी ना है। आप भी जानते हो कार्बोनेट आयन के अंदर एवरी CO बॉन्ड इज आइडेंटिकल विद रिस्पेक्ट टू द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। लिखेंगे इस बात को, पहले पूरी बात नोट कर लो। मैं इसमें ये वाला लिखा छोड़ूंगा, बाकी सब इधर हटा दो। तो यहां पर क्या पॉइंट लिखोगे? तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन corresponds to resonance hybrid, which explains that all 3 CO bonds in carbonate ion are equivalent with respect to bond length and bond energy. लिखते जाओ समझने के साथ साथ। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनेट आयन कॉरस्पॉन्ड्स टू द रेजोनेंस हाइब्रिड RH। ये टर्म यूज कर रहे हैं RH। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले ज्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो रेजोनेंस के बगैर कुछ काम ही नहीं चलता। डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से वो सारी प्रॉपर्टीज, एसिडिक बिहेवियर और जना क्या क्या वो सब बातें बताते रहते हैं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, वो सब रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ही बताते हैं। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनेट आयन corresponds to the resonance hybrid RH, which explains that all the 3 CO bonds in carbonate are equivalent with respect to the bond length and bond energy। इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी इक्विवेलेंट है कार्बोनेट आयन में। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर शुड बी सिमिलर टू दिस, CO और ये O, और वो जो पाई बॉन्ड था इट इज कंप्लीटली डीलोकेलाइज्ड। डॉट डॉट करके शो कर देते हैं। एंड ओवरऑल चार्ज 2-, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो CO O और ये पाई बॉन्ड इज कंप्लीटली डीलोकेलाइज्ड इन ऑल द 3 CO bonds और टोटल चार्ज 2- है। तो ऐसा नहीं है कि वो 2 ही ऑक्सीजन पे है, वो तीनों पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 2 नेगेटिव चार्ज 3 एटम पे -2/3 -2/3 ये है रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ कार्बोनेट आयन। ये भी रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ कार्बोनेट आयन। किसी से भी शो कर दो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। एक्चुअल कार्बोनेट आयन रिजेंबल्स विद दीज, not with the resonating structure। तो none of the resonating structure explains the all bond properties of the given species। This is called resonance। तो इनफैक्ट कार्बोनेट आयन की जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनती हैं, जिन्हें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है कि एक बॉन्ड डबल बॉन्ड है और बाकी 2 सिंगल बॉन्ड हैं। नॉट लाइक दैट। ऑल द 3 bonds आर आइडेंटिकल विद रिस्पेक्ट टू द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी इन कार्बोनेट आयन। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। एवरी ऑक्सीजन इज आइडेंटिकल, एवरी बॉन्ड CO बॉन्ड इज आइडेंटिकल विद द चार्ज -2/3 -2/3 -2/3। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो। और यहीं पे एक टर्म डिफाइन करते हैं हम, बॉन्ड ऑर्डर, एंड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर गिव्स यू द फील ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द 2 कंबाइनिंग एटम्स। लिख लो पहले इस पूरी बात को, नोट इट डाउन। तो बॉन्ड ऑर्डर represents number of bonds
between two combining atoms. जैसे CO2 है, तो यहां बॉन्ड ऑर्डर क्या बोलोगे? बॉन्ड ऑर्डर इज 2, यहां भी बॉन्ड ऑर्डर इज 2। डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ये स्ट्रक्चर होती है। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बोलोगे? 3। HOH, ये है स्ट्रक्चर, तो ये बॉन्ड ऑर्डर 1, ये भी बॉन्ड ऑर्डर 1। सो लाइक दैट यू विल डिफाइन। और बॉन्ड ऑर्डर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या फॉर्मूला होता है उसके बारे में बात करेंगे। अब एक चीज और भी थी यहां, जैसे कार्बोनेट आयन की ये स्ट्रक्चर बनाई थी हमने, मैं डॉट्स लगा नहीं रहा, वो लगाने हैं फॉर्मल। अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है तो डॉट्स भी लगाने हैं वैलेंस शेल के। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का पूरा लेखा जोखा होना चाहिए इसमें, बट मैं जल्दी में नहीं बना रहा। जैसे वन, टू, थ्री, ये 3 लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हैं। ऑल 3 आर लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स of carbonate ion. All the 3 resonating structures are equivalent or degenerate। ये हैं इक्विवेलेंट और डिजेनरेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कार्बोनेट आयन की इक्विवेलेंट या डिजेनरेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये। These are the equivalent or degenerate resonating structures. What is the meaning of equivalent? इक्विवेलेंट है ये क्योंकि डबल बॉन्ड कैन बी इक्वली लोकेटेड बिटवीन एनी 2 कार्बन ऑक्सीजन एटम्स, तो इन्हें डिजेनरेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। इक्विवेलेंट, अच्छा कोई नॉन इक्विवेलेंट का एग्जांपल तो दे दो सर। जैसे ये जैसे CH3COOH लो एग्जांपल, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी तो हो सकती है कि यहां ये लोन पेयर यहां शिफ्ट हो जाए और यहां एक डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाए, तो ऐसे बनाओ। देखो सम ऑफ द फॉर्मल चार्जेस, अब ये फॉर्मल चार्जेस हैं, इस ऑक्सीजन पर +1, इस पर -1, और समेशन फॉर्मल चार्जेस 0 है, और ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। क्या? नॉन इक्विवेलेंट या नॉन इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और नॉन डिजेनरेट। नॉन डिजेनरेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो ध्यान दो, मैं कैमरे में देख रहा था कटा तो नहीं है, ठीक है। तो CH3C डबल बॉन्ड O COH, ये इस तरीके से, क्योंकि एक में फॉर्मल चार्जेस है ही नहीं और दूसरे में फॉर्मल चार्जेस कितने ज्यादा आ गए, +1 -1, ऑब्वियसली दिस इज मोर स्टेबल, तो दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। दिस इज लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप समझ गए डिजेनरेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इक्विवेलेंट, फॉर्मल चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सिमिलर तरीके से। ये है नॉन डिजेनरेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हम कैसे बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, वी कैन फाइंड आउट, सो दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर्मूला हम किस तरीके से यूज करते हैं, पहले ये पूरी बात नोट कर लो, मैं बताता हूं इसको।
calculation of bond order BO in equivalent resonating structures or degenerate resonating structures. केवल degenerate में ही applicable है. This formula is applicable for calculation of the bond order in equivalent or degenerate resonating structures. क्या है? Bond order in degenerate resonating structures is equal to total number of bonds in all atom pairs involving central atom divided by the total number of bonds in all atom pairs involving central atom divided by total number of atom pairs. टोटल नंबर ऑफ एटम पेयर्स. जैसे देखो फॉर एग्जांपल कार्बोनेट आयन एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो लाइक दिस. ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यही है. जरा देखियो बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर कौन सा बॉन्ड? CO बॉन्ड का. तो CO बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना? जरा गिनो. टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन ऑल एटम पेयर्स इन्वॉल्विंग सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम को इन्वॉल्व करते हुए टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड इट 2 3 4 बॉन्ड्स हैं. कितने एटम पेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम पेयर्स इन विच बॉन्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड. तो बोलो क्या? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 4 बॉन्ड्स. कितने एटम पेयर? एक एटम पेयर, दूसरा एटम पेयर, तीसरा एटम पेयर. तो 3 एटम पेयर में हैं. सो 2 और 2 4 बटा 3 1.33 और 4/3 इज द बॉन्ड ऑर्डर. दैट मीन्स CO bond is stronger than the single bond but weaker than double bond. This means that CO bond is stronger than single bond but weaker than double bond. और ये बात जरूर याद रखें कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. साथ ही साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर. तो इस तरीके से ये बात आप कह सकते हो. तो बॉन्ड ऑर्डर इन द CO बॉन्ड इज 1.33 और 4/3. सो लाइक दैट यू कैन से. तो गाइज ये तरीका था बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का. और भी हम एग्जांपल लेंगे. जैसे सल्फेट का एग्जांपल और लेते हैं. एक बार इसको नोट कर लो पहले. जैसे वो सल्फेट का एग्जाम्पल था SO4 2-. एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाई थी तो वो ऐसे बन के आई थी. यही आई थी ना. ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है. डबल बॉन्ड यहां भी जा सकता है, डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता है. तो लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर. तो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ SO बॉन्ड इन सल्फेट आयन?
बताओ हाउ मेनी बॉन्ड्स अराउंड इट। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो बनेंगी वो सब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो इक्विवेलेंट है ना, कहीं भी घुमा दो। तो 2 2 4 5 6 टोटल 6 बॉन्ड्स। एंड हाउ मेनी एटम पेयर्स, एक, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर 4। So what is the bond order of SO bond in sulfate ion? 1.5. That means it is stronger than the single bond but weaker than double bond, या फिर shorter than the single bond but longer than the double bond. Bond length is inversely proportional to the bond order. अब देखो ये ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर तो अभी हम वही तरीका सीखे पड़े थे, वही कौन सा, आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम, guess the skeleton, count the number of valence electrons, put a pair of electron between each atom pair, complete the octet of the terminal atoms, calculate the formal charges, check for the least formal charges on various elements. इतना कहाँ टाइम है, इतना ना है टाइम, ना है हमारे पास इतना टाइम। तो फिर क्या करें, क्या करें फिर? तरीका देखो आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल वापस कार्बोनेट आयन लो, वापस कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर लो। अब हम उससे नहीं फाइंड आउट कर रहे, प्रोसीजर से नहीं फाइंड आउट कर रहे, कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर बनानी है तो बनाओ कार्बोनेट आयन। सेंट्रल एटम तो आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा, कार्बन है, और कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। इसका मतलब वो 4 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, और 4 बॉन्ड बना के वो कंफर्टेबल है ही। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इज वेरी फेमस। तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है अराउंड ऑक्सीजन। तो और 2 ऑक्सीजन ऐसे भी होंगे जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो लगा दिया नेगेटिव चार्ज, और एक ऐसा होगा डबल बॉन्ड, दैट्स इट, दिस इज द स्ट्रक्चर, हो गई स्ट्रक्चर। आओ सल्फेट आयन पर, सल्फर सेंट्रल एटम है, ठीक है। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 बॉन्ड बना सकता है। सर 6 बॉन्ड बना लिए तो 12 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाएगा। होने दो, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, बड़े मजे से बड़े आसानी से ये ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, तो जरूरत पड़ने पर ये 6 बॉन्ड बना सकता है। तो 6 बॉन्ड बना सकता है सल्फर, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 ऑक्सीजन हैं, जिनमें से 2 ऑक्सीजन केवल सिंगली बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि उन पर नेगेटिव चार्ज तो आना ही है, और बाकी 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के कंफर्टेबल रहते हैं। बना लिए, 6 बॉन्ड बन गए, सब सेटिस्फाई हो गए, ये हो गई स्ट्रक्चर। और लो फॉस्फेट आयन, अब सीखो, अब वो वाला तरीका नहीं, अब तो हम क्या सिखा रहे हैं? सेंट्रल एटम फास्फोरस। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 5 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। ये सर 5 बॉन्ड मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वैलेंस शेल में, एक्सपैंड हो जाएगा ऑक्टेट, होने दो, थर्ड पीरियड का एलिमेंट से इट कैन 5 बॉन्ड बना सकता है। तो फॉस्फेट आयन में 4 ऑक्सीजन है, तो 3 तो ऑक्सीजन ऐसे बनने ही पड़ेंगे जिन पे -1 -1 -1 चार्ज हो, तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा तभी -1 चार्ज आएगा, तो दिख गया -1 -1। चौथा ऑक्सीजन 5 बॉन्ड बना सकता है, तो बना लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए ऑक्सीजन के साथ, 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड बना के काम आ गए ऑक्सीजन के साथ। सो दिस इज द, हालांकि अगर प्रॉपर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाती है तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों का प्रॉपर लेखा जोखा शो करना पड़ेगा, वरना आंसर सही नहीं माना जाएगा। हालांकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग में कई बार शो नहीं करते, बट दिस इज द करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो करेक्ट, बट अगेन दिस डबल बॉन्ड यहां की जगह यहां मूव कर सकता है, तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, और रेजोनेंस हाइब्रिड में तो क्या होगा? इट विल बी डिलोकलाइज्ड कंप्लीटली। सो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ पीओ बॉन्ड इन PO4 3- phosphate ion will be what? How many bonds? 2 3 4 5 bonds. How many atom pairs? 4 atom pairs, 1.25. Stronger than the single bond but weaker than double bond. कितना आसान था। अच्छा, और बनाओ स्ट्रक्चर। अब आप बनाओ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चर बनानी है। सेकंड पीरियड का एलिमेंट कभी अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करेगा, थर्ड पीरियड और हायर पीरियड के एलिमेंट्स अपने हिसाब से ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं, बट उतने ही बॉन्ड बना पाएंगे जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन से 6 ही बॉन्ड बना सकते हैं, बस वो 6 कोवेलेंट बॉन्ड। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन से 7 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉन्ड बना लेगा क्या? ना बना पाएगा।
नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है, इट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। तो नाइट्रोजन कभी 4 बॉन्ड से ज्यादा बना ही नहीं सकता, भूलना मत। लिखो, नोट करो जरा, नोट इट डाउन। तो इस तरीके से मान लो जरा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो मान लो ऐसे। अच्छा, एक और चीज पहले क्वेश्चन से पहले, अब मैं जैसे कार्बोनेट बना दिया था मैंने, H2CO3 था, कार्बोनेट हमने ऐसे बना दिया था, कैसे, C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। अब मुझे अगर H2CO3 बनाना है तो हाइड्रोजन कहाँ चिपका दूं? 2 ऑक्सीजन पर जिन पर नेगेटिव चार्ज है, इस वाले पर नहीं, तो बस यहां चिपका दो H कोवेलेंट बॉन्ड बना के। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2CO3। सर ऐसा होता है क्या सीधा 90 डिग्री का? मना करा था ना, बॉन्ड एंगल्स नहीं चेक करते, इट डज नॉट टेल यू द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। लुईस डॉट स्ट्रक्चर गिव्स यू द कनेक्टिविटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स एंड इन द फॉर्म ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हुआ कार्बोनिक एसिड। आप बनाओ, अब ड्रॉ Lewis dot structure of HClO4, HClO3, HClO2, HClO। और बनाओ, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले SO2, SO3। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत गलती करते हैं इसमें स्टूडेंट्स। HNO3 में बनाओ स्ट्रक्चर्स, डू इट नाउ। स्क्रीन पॉज करो और स्ट्रक्चर्स बनाओ। देखो इधर, बनाओ स्ट्रक्चर जरा। जैसे HClO4 है, क्लोरीन है तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन में अगर क्लोराइड, पहले ये बना लो ClO4 माइनस, पर क्लोरेट आयन, इसे बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड। तो पर क्लोरेट आयन 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 इलेक्ट्रॉन में साफ दिखता है कि एक ऑक्सीजन तो माइनस के साथ होगा सॉरी, एक ऑक्सीजन पर तो माइनस चार्ज हो गई होगा, बाकी 3 ऑक्सीजन हैं। तो एक ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन काम में आ गया, 7 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन्स काम में आ गए ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाने में। तो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बन गई स्ट्रक्चर। और यदि हाइड्रोजन चिपकाना हो तो चिपका दो कहाँ? इस वाले ऑक्सीजन पर, जिस पर नेगेटिव चार्ज है। तो फिर C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। दिस इज द स्ट्रक्चर। ऐसे ये इस पर आओ तो HO से कनेक्टेड हो गई होगा। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो क्लोरीन में एक तो ये काम आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन, 7 हैं, बाकी 2 ऑक्सीजन के साथ 4 और काम में आ गए। ऑक्सीजन सबसे कंफर्टेबल कब है? जब वो आजू बाजू या डबल बॉन्ड बनाता हो, या फिर आजू बाजू सिंगल बॉन्ड बनाता हो। 5 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए। क्लोरीन के थे कितने? 7, 1 लोन पेयर। 3 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए क्लोरीन के, थे कितने? 7, 2 लोन पेयर। एक ही इलेक्ट्रॉन काम में आया 7 में से, तो कितने बचे? 6, 3 लोन पेयर।
सो दिस इज द लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर, दैट्स इट। अच्छा SO2 पर आओ। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 2 ऑक्सीजन है, कोई चार्ज नहीं है, तो दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के कंफर्टेबली अपनी जिंदगी गुजारेंगे वहां। तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन के साथ में 4 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, 6 थे, 1 लोन पेयर। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए डबल बॉन्ड बनाने के लिए। दिस द स्ट्रक्चर, नो लोन पेयर। HNO3 बनाया होगा आपने, जरा चेक करो। चलो पहले ये बना लो, नाइट्रेट आयन, या कैसे ही बना लो, चलो ठीक है। तो HO वो ऑक्सी एसिड है, तो H तो O से कनेक्टेड होगा। हमेशा ऐसा नहीं होता, फॉस्फोरस से कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बताएंगे वो भी, अभी आएगा थोड़ी देर में। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट वो 5 बॉन्ड बना नहीं सकता। तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन तो काम में आ गया ऑक्सीजन के साथ, बाकी 2 ऑक्सीजन है। तो कई बार ऐसा लगता है ये लो धड़ाधड़ बना दिया, नाइट्रोजन का भी फॉर्मल चार्ज 0, इस ऑक्सीजन का भी 0, इस ऑक्सीजन का भी 0, इसका भी 0, ये सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर दिख रही है फॉर्मल चार्जेस। अरे नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, सो दिस इज रॉन्ग। नाइट्रोजन कैन नेवर फॉर्म 5 बॉन्ड्स, 5 बॉन्ड नहीं खींच सकता अराउंड इट, क्योंकि इसका ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर फिर ऐसी होगी, ये नहीं होगी। क्या स्ट्रक्चर होनी चाहिए फिर? स्ट्रक्चर शुड बी HO, ये N, और देखो एक डबल बॉन्ड तो बना लिया, और दूसरा ये ऐसा सिंगल बॉन्ड ही बना पाएगा, माइनस, और ये प्लस फॉर्मल। सो दिस इज द फॉर्मल चार्ज। सर इसमें फॉर्मल चार्ज नहीं है, ये बेटर है ना? अरे बेटर तो है मेरे भैया, मगर नाइट्रोजन 5 बॉन्ड्स बना नहीं सकता अराउंड इट। तो ये वाली स्ट्रक्चर इनवैलिड है, रॉन्ग स्ट्रक्चर है, इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर। ये करेक्ट स्ट्रक्चर है, दिस इज करेक्ट स्ट्रक्चर। तो HO, N डबल बॉन्ड O, N सिंगल बॉन्ड O। तो यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर है, नाउ इट इज 4। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ जो नहीं, बॉन्ड ऑर्डर मतलब वैसे नहीं, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो बन रहे हैं वो नाइट्रोजन के अराउंड 4 ही बन रहे हैं, बिकॉज नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, वो 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता। तो व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन? कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन 4, क्योंकि 4 बॉन्ड बन रहे हैं। व्हाट इज कोवेलेंसी ऑफ सल्फर? ये टर्म बताया था हमने, कोवेलेंसी ऑफ सल्फर is equal to 6. What is covalency here in SO2? Covalency of sulfur in SO2 is 4. So like that you draw the structure, इस तरीके से आप कहते हो, this is very important, मैंने लिख दिया वहाँ। HNO3 की स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही अगर नाइट्रेट बनाओगे तो यू कैन ड्रॉ, एक बार नोट कर लो पहले। जैसे नाइट्रेट आयन है, इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे बना पाओगे, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड +1। दिस इज फॉर्मल चार्ज एंड द समेशन ऑफ द फॉर्मल चार्ज इज -1। वो तो होना ही था, नेट चार्ज भी तो -1 है। सो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी तो डबल बॉन्ड यहाँ की जगह यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो स्ट्रक्चर कुड बी लाइक दिस। तो ये सब क्या हो गई? इक्विवेलेंट और डिजेनरेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये है। और व्हाट इज अ बॉन्ड ऑर्डर? और हाइब्रिड बनाना हो तो कैसे बनाओगे? हाउ विल यू फॉर्म द हाइब्रिड? डबल बॉन्ड इक्वली डिलोकलाइज्ड है बिटवीन ऑल NO बॉन्ड्स लाइक दिस, एंड
टोटल चार्ज -1 है, तो -1 चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल, सो लाइक दैट इट विल बी देयर, ऑल टुगेदर इट इज -1 चार्ज. So this is resonance hybrid. This is resonance hybrid. So like that you will say. So what is the bond order? The bond order of NO bond in NO3 minus is equal to how many bonds? 2, 3, 4 bond. 4 ही बना पाएगा अपॉन 3 एटम पेयर, 1.33 और 4/3, stronger than the single bond but weaker than double bond. भूल जाओ उस प्रोसीजर को. अब तो बस आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता हो तो बड़ी आसानी से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो. नोट कर लो एक बार. और कुछ स्ट्रक्चर्स बनाओ, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ CO इज इंपॉर्टेंट, NCERT में बनाई भी है. स्ट्रक्चर ऑफ NO इज इंपॉर्टेंट, NO2 इज इंपॉर्टेंट, N2O3 इज इंपॉर्टेंट, N2O4 इज इंपॉर्टेंट, N2O5 IIT JEE में पूछा हुआ भी है. बनाओ स्ट्रक्चर्स. तो देखो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना के कंफर्टेबल है. वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं. 2 काम में आ गए, 2 लोन पेयर ये रहे. बट कहीं ना कहीं कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो नहीं पाया, तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करा लूंगे. तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट कराओगे तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा. एक और बॉन्ड बनवा दो, तो C ट्रिपल बॉन्ड O and 1 lone pair here, 1 lone pair here, plus minus. These are the formal charges, and yes, this is the structure. Bond order is 3. तो bond order in CO is 3. यही स्ट्रक्चर है, ये याद रखनी है. ऑक्टेट कंप्लीट कराना है कार्बन का. तो फॉर्मल चार्ज आ गए +1 और -1, और ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी होते हैं. आप बाद में पढ़ोगे. द डाइपोल मोमेंट ऑफ CO मॉलिक्यूल इज वेरी लो. इट इज बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एंड नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन. अच्छा, NO की स्ट्रक्चर, N डबल बॉन्ड O बना लो. वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो इस तरीके से होते हैं. ये स्ट्रक्चर है. और ये नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन एटम इनकम्प्लीट ऑक्टेट. NO की स्ट्रक्चर में NO पर ये ऑड इलेक्ट्रॉन है. दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ऑड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन NO में. तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल और वैलेंस शेल में 2 डबल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 मोर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और इसकी स्ट्रक्चर यही पाई जाती है. और जैसे मान लो, ये तो जरा NO2 को ले लो. NO2 यहां ले लो. यहां भी NO2 की स्ट्रक्चर देखो, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और ये एक सिंगल बॉन्ड ही है माइनस, और यहां एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, और ये प्लस माइनस फॉर्मल चार्जेस हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर. ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है. कई बार इनको याद भी रखना पड़ता है. लुईस डॉट स्ट्रक्चर याद भी क्यों सर, दोनों तरफ डबल बॉन्ड बना लेते. अगर ऐसे बना लेते ना, N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और एक इलेक्ट्रॉन रख देते, एक्सपेंडेड ऑक्टेट आता है. एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ नाइट्रोजन नॉट अलाउड. दिस इज रॉन्ग. ये गलत है, ये रॉन्ग है. इट इज नॉट अलाउड.
क्यों? 4 बॉन्ड बना दिया आपने, दोनों ऑक्सीजन कंफर्टेबल हो गए, फॉर्मल चार्जेस भी 0, और 4 बॉन्ड्स मतलब 8 इलेक्ट्रॉन और एक ये ऑड इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्टेट एक्सपेंड नाइट्रोजन कर ही नहीं सकता, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स कैन नेवर एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। तो गाइज ये तरीका है स्ट्रक्चर बनाने का, याद रखना है। दिस इज द स्ट्रक्चर। N2O3 की 2 स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, बट कॉमन स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, N डबल बॉन्ड N O, सिंगल बॉन्ड। इस टाइप की स्ट्रक्चर प्लस माइनस, दिस इज द स्ट्रक्चर, बट दिस shows resonance with another structure, और एक स्ट्रक्चर के साथ में ये एग्जिस्ट करता है, NO डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर हैं, ये वाली भी और ये वाली भी, बट जनरली हम ये स्ट्रक्चर मानते हैं, हालांकि बोथ कैन बी गिवन। तो बोथ स्ट्रक्चर्स आर देयर ऑफ N2O3। N2O4 सर ये कैसे पता चला कि NN बॉन्ड है? अभी बताएंगे, आएगा, कैसे मालूम पड़ा। हालांकि इस स्ट्रक्चर में भी पाया जाता है। N2O4 स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, N डबल बॉन्ड N O माइनस, प्लस फॉर्मल चार्जेस हैं ये। सो दीज आर द फॉर्मल चार्जेस, N2O4, NN बॉन्ड इज प्रेजेंट। और यहां इस स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा पाया जाता है, NON डबल बॉन्ड O माइनस, प्लस प्लस, ये है स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर। अच्छा यहां भी डीलोकलाइजेशन कह दोगे, जरा देखना, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन इक्विवेलेंट हैं, तो चाहे तो यहां पर ये डबल बॉन्ड यहां भी रोटेट कर सकता है, तो यहां का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी, इन दोनों NO बॉन्ड्स का, टर्मिनल बॉन्ड्स का जो ऑर्डर होगा, ये डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता है, तो इसका मतलब इन दोनों बॉन्ड्स के लिए आप क्या कहोगे? नहीं यहां नहीं आएगा, यहां आएगा तो ऑक्सीजन पर एक प्लस चार्ज हो जाएगा, फॉर्मल चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल। सो दैट इज अनस्टेबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगा। तो इन दोनों में 2 और 3 बॉन्ड्स हैं डिवाइडेड बाय बिटवीन 2 एटम पेयर्स, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5। यहां भी बॉन्ड ऑर्डर कितना? 1.5। So the bond order is 1.5. Terminal, all the 4 bonds are equivalent. तो इसका मतलब 2 तरह के NO bonds हैं, एक तो bridged NO bonds और दूसरा टर्मिनल 4 NO bonds, they are identical. तो in N2O4, N2O5, all 4 terminal NO bonds are equivalent, same bond length, same bond energy. तो in N2O4 all 4 terminal NO bonds are equivalent. ये सब रेजोनेंस के साथ साथ चलते चले जा रहे हैं। सो दीज वर द स्ट्रक्चर्स। तो ये काफी स्ट्रक्चर हमने बना ली। अब बात आती है कि जिन मॉलिक्यूल्स में एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हो, ऑक्सी एसिड्स में, पर्टिकुलरली ऑक्सी एसिड्स में ऐसा होता है और ऑक्साइड्स में ऐसा होता है, तो व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग द लुईस डॉट स्ट्रक्चर? नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, लिखेंगे। गाइडलाइंस ही हैं, स्ट्रक्चर गलत भी हो सकता है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो वो याद रखने ही पड़ेंगे। गाइडलाइंस टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स और ऑक्साइड्स विद, बस ऑक्सी एसिड्स और ऑक्साइड्स
वैसे तो अभी बनाए ही हैं बहुत सारे ऑक्सी एसिड और ऑक्साइड्स। ऑक्सी एसिड्स वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इज अगेन अटैच्ड टू सम अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएं? तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो फर्स्ट, इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम is less than maximum oxidation number, then XX bonds will exist. X कौन है? सेंट्रल एटम। अगर एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हो तो ये गाइडलाइंस बढ़िया काम करती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर। तो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, देन XX बॉन्ड्स। इफ एग्जांपल भी लेते चले, जैसे मान लो एग्जांपल लो, जैसे फॉर एग्जांपल H2 H4 ऐसे ले लो, H2 S2O5। जरा एग्जांपल ये देखो, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और मैक्सिमम तो पता ही है सल्फर का मैक्सिमम 6 होता है। तो कैलकुलेट करो तो 2 × +1 +2 × x -5 × 2 = 0। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो 2x 10 - 8 = 0, तो x +4 विच इज लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। कितना? 6 होता है वो। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6 होता है और कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर +4 पाया गया विच इज लेस। इसका मतलब बॉन्ड कौन सा होगा? SS बॉन्ड होगा। सल्फर सल्फर के बीच SS बॉन्ड होगा। ये गाइडलाइन है, बाकी की स्ट्रक्चर बाद में बनाएंगे। सेकंड, इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, देन XOX बॉन्ड, ऑक्सीजन विल बी ब्रिज्ड बिटवीन 2 सेंट्रल एटम्स। X सेंट्रल एटम है, जैसे एग्जांपल H2S2O7, तो +2 + 2x - 7 × 14 = 0, तो x +6। +6 का मतलब बॉन्ड कौन सा होगा इसमें? SOS बॉन्ड्स। बाकी की कनेक्टिविटी हम बाद में चेक करेंगे। ये एग्जांपल था। एक काम करो, नोट करो, एक और पॉइंट बाकी है। यदि ज्यादा हो, ग्रेटर हो, तो ये ऊपर वाला नोट हटाना है मेरे को, पहले लिख लो इसको। थर्ड, if calculated oxidation number of central atom is greater than maximum oxidation number। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जा ही नहीं सकता, बट कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर कभी कभी गलत आते हैं, तो गलत है ये ऑक्सीडेशन नंबर। बट यदि ज्यादा आ जाए तो फिर बॉन्ड कौन सा होगा? XOOX बॉन्ड, परऑक्साइड बॉन्ड, परऑक्साइड लिंकेज, और परऑक्साइड बॉन्ड विल बी प्रेजेंट। तो परऑक्साइड फॉर्म में रहेगा यदि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये बात तो पक्की है कि वो गलत है ऑक्सीडेशन नंबर। करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन दैट केस विल बी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। बट इतनी बात से कम मालूम तो पड़ गया कि द बॉन्ड इज OO बॉन्ड, परऑक्सी बॉन्ड, XOOX लिंकेज होगी, या
XOO इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा यदि एक ही सेंट्रल एटम हो, यदि दो सेंट्रल एटम हो, दो सेंट्रल एटम है तो लाइक दिस, एक ही सेंट्रल एटम है तो लाइक दिस। फॉर एग्जांपल H2S2O8 बड़ा फेमस है, ये बोलते हैं मार्शल्स एसिड। मार्शल्स एसिड, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, अभी आएंगे बताएंगे ये मेन मेन कंपाउंड्स। जरा देखना +2 + 2x - 16 = 0, तो x की वैल्यू कितनी +7 विच इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या बात पे निकली, +6 इज द करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S2O8। और क्या बात निकली, देयर इज परऑक्सी बॉन्ड, O बॉन्ड। ये दो कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ। अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा है तो फिर तो गलत तो है ही वो, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ही सही है, और देयर इज ए परऑक्सी बॉन्ड। तो परऑक्सी बॉन्ड है तो फिर स्ट्रक्चर कैसी होगी, स्ट्रक्चर ये हटा रहा हूं नीचे वाला, नोट इट डाउन, सेकंड वाला हटा लेते हैं यहां से। So this structure would be what? SOOS। बाकी की स्ट्रक्चर हम बाद में बनाएंगे। तो there is a peroxy bond here। इन गाइडलाइंस का अगर ध्यान रखोगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगी, कुछ केसेस आपको फिर भी याद रखने ही पड़ेंगे। So these guidelines are all very important। इन गाइडलाइंस को नोट करो, और कुछ स्ट्रक्चर्स ऑक्सी एसिड्स एंड ऑक्साइड्स की स्ट्रक्चर अभी बनाएंगे, तो नोट इट डाउन। जैसे मान लो बनाओ स्ट्रक्चर्स, अब जैसे H2S2O7, H2S2O8, H2S2O5, H2S2, H2S4O6, H2SO5, H2S2O3, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी का कंपाउंड बनता है हाइपोसोडियम थायोसल्फेट। आयोडीन के टाइट्रेशंस में काम आता है वो, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बात करेंगे उसकी। थायोसल्फ्यूरिक एसिड, कैरोज एसिड और परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज टेट्राथायोनिक एसिड, दिस इज पायरो सल्फ्यूरस एसिड, पायरोसल्फ्यूरस, this is Marshall's acid और peroxo disulfuric acid, this is pyrosulfuric acid। बनाओ स्ट्रक्चर एक बार इनकी, ये नाम भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सल्फर की ये मोस्ट कॉमन ऑक्सी एसिड्स हैं, मोस्ट कॉमन ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। जरा यहां देखो, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखें तो +6 आ जाएगा,
अब बना ही देते हैं स्ट्रक्चर। तो +2 + 2x -14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। इसका मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर है। तो बस आप कौन सी लिंकेज, अच्छा हाइड्रोजन तो आप कनेक्ट कर ही दोगे ऑक्सीजन के साथ में, तो SOS ये बॉन्ड्स होगा। ये तो इतनी बात समझ में आ गई। अब दो हाइड्रोजन हैं ऑक्सीजन से कनेक्टेड होते हैं, तो OH, ये OH, 1 2 3 ऑक्सीजन हो गए, बाकी बचे 4 ऑक्सीजन। ये रहे डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स। ये है स्ट्रक्चर, करेक्ट स्ट्रक्चर। इधर आओ जरा कैलकुलेट करो ऑक्सीडेशन नंबर। तो 2x + 2 + 2x + 2 + 2x -8 दूनी 16 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +7 विच इज ग्रेटर देन +6। मैक्सिमम से ज्यादा है, गलत है। और परऑक्सी लिंकेज होगी कौन सी, SOOS। बाकी 2 OH ग्रुप तो होंगे ही होंगे सल्फर से अटैच्ड, ऑक्सी एसिड है ना। और बाकी कितने ऑक्सीजन है, 8 होने हैं, 1 2 3 4। सल्फर पे ही सल्फर बड़ा कंफर्टेबल है 6 बॉन्ड्स बना करके जिंदा रहने के लिए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। अब आ जाओ जरा पायरोसल्फ्यूरस एसिड। तो +2 + 2x -10 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना, +4, +4 है, लेस देन +6, मैक्सिमम से कम है। तो फिर कौन सा, SS बॉन्ड। तो SS बॉन्ड विल बी प्रेजेंट, 2 OH कनेक्टेड होने ही हैं, इस तरह का बॉन्ड बनेगा। और 2 ऑक्सीजन आ गए, 3 और आने हैं, तो वुड बी लाइक दिस, वुड बी लाइक दिस, एंड दिस sulfur, one of the sulfur will be having the lone pair. So this is the correct structure, important, very important, याद रखें इस सबको। जरा इस पे आना, टेट्राथायोनिक एसिड। तो +2 + 4x -12 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू +2.5, 2.5 इज लेस देन द मैक्सिमम +6, इससे कम है। कम है तो फिर कौन सा, XX लिंकेज। तो S OH तो 2 कनेक्ट होने ही है ना, बाकी तो क्या जो टर्मिनल वाले हैं उन पर कनेक्ट करवाने चाहिए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। यहां 2 लोन पेयर आएंगे इनके ऊपर। तो गाइज ये थी स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राथायोनिक एसिड। अब ये 2 और बचे हुए हैं, इन 2 को यहां ले लेते हैं। इन 2 को यहां ले लेते हैं, जैसे H2SO5, H2SO5 में +2 + x -10 इज इक्वल टू 0, प्लस कितना, दिस इज +8, ऑफ कोर्स इट इज ग्रेटर देन +6। तो फिर कौन सा लिंकेज, SOO लिंकेज, परऑक्सी बॉन्ड होना ही है, बाकी 2 OH तो कनेक्ट होंगे ही इस टाइप से। 3 ऑक्सीजन हो गए, 2 और आने हैं, तो सल्फर आसानी से 6 बॉन्ड्स बना लेता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, परऑक्सी लिंकेज इज प्रेजेंट। एक और कंपाउंड कौन सा बचा, H2S2O3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनेगी, थोड़ा ध्यान से बनानी है। ये है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। पहले तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाओ, क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर H2SO4 जैसे होता है, तो आप ऐसे बनाते हो, S डबल बॉन्ड बना चुके हो आप। ये थी सल्फ्यूरिक एसिड। और जब भी हम थायो लगा देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में थायो लगा दिया, तो एक ऑक्सीजन हटा के एक सल्फर लगाना है, तो कोई एक ऑक्सीजन ये वाला हटा कर सल्फर लगाओ, तो फिर क्या होना चाहिए, फिर वो S, ये OH तो जो कत्यूं, ये OH जो कत्यूं, सल्फर। ये है थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O3। ये है करेक्ट स्ट्रक्चर। ये वैसे नहीं बनेगा आपके SS बॉन्ड बना दिया फिर आप OH कनेक्ट कर दो, गलत हो जाएगा, क्योंकि नाम में आ रहा है, याद करना है, दिस इज रिमेंबर।
जब भी हम थायो शब्द इस्तेमाल करते हैं तो एक ओ हटा के एस लगाते हैं, तो यहाँ ओ हटा करके एस लगाया होगा, तो एक ऑक्सीजन इनमें से कोई हटाया होगा, ये है स्ट्रक्चर। इसको वैसे बनाओगे तो गलत हो जाएगा। अब कुछ बातें तो याद रखनी पड़ती हैं, काफ़ी आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है स्ट्रक्चर बनाने में, अगर ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आते हैं और आपको याद हो जाते हैं। बीच बीच में कोई कोई स्ट्रक्चर तो आपको बनानी ही पड़ती है इस टाइप की, बीच बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स तो बनानी ही पड़ती हैं। तो दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। चलो ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस की और बात करते हैं। लेट अस टॉक। एक बार इसको नोट डाउन कर लें। जैसे ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, देखो ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस में कुछ पॉइंट्स हैं। फास्फोरस कभी कभी एक्सेप्शन भी शो करता है। एक तो स्टेरिक नंबर ऑफ फास्फोरस इन ऑक्सी एसिड्स इज 4, ये 5 नहीं शो करता। स्टेरिक नंबर 4 ही शो करेगा, मतलब 4 स्पीशीज से अटैच्ड होगा। 1 P डबल बॉन्ड O मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। तो फास्फोरस के एक ऑक्सी एसिड में एक P डबल बॉन्ड O, मतलब हर फास्फोरस का P डबल बॉन्ड O होना ही होगा। तो 1 P डबल बॉन्ड O मस्ट बी प्रेजेंट इन द ऑक्सी एसिड पर फास्फोरस। तो पर फास्फोरस ऑक्सी एसिड्स में एक P डबल बॉन्ड O तो होना ही होगा। ये 2 बातें अगर ध्यान रख लोगे, बस पूरा किला फतेह हो जाएगा, जीत लोगे आप किला। जैसे कौन? H3PO4, H3PO3, H3PO2, H4P2O7, H4P2O5, इस टाइप की स्ट्रक्चर्स। नाम भी इंपॉर्टेंट हैं। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, कई बार इसे हम फॉस्फोरिक एसिड भी बोल देते हैं, ऑर्थो नहीं लगाते, बाकी ऑर्थो लगाते हैं। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस, दिस इज डाइफॉस्फोरिक एसिड, और पायरोफॉस्फोरिक एसिड। And this is pyrophosphorus acid. तो H3PO4, H3PO3, H3PO2, H4P2O7, H4P2O5, इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान के रख के स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो ऐसी बनेगी। P डबल बॉन्ड O बनाना ही है एक तो, और बाकी तो क्या OH, OH, ये रहा OH। यहाँ एक P डबल बॉन्ड O तो बनाना ही है, और बाकी 2 और हैं तो OH, ये OH, H तो खत्म हो गए, तो फिर क्या डायरेक्टली H बॉन्ड, PH बॉन्ड है यहाँ। ध्यान रखना है स्टेरिक नंबर 4 ही है, 1 2 3 4। स्टेरिक मतलब नंबर ऑफ एटम्स कनेक्टेड टू द सेंट्रल एटम। यहां स्ट्रक्चर बनाओगे तो P डबल बॉन्ड O तो आना ही है, एक ही OH था बस, बाकी तो ऑक्सीजन तो पूरे हो गए, तो बाकी हाइड्रोजन ही अटैच होंगे।
तो ये दो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ओनली वन एसिडिक हाइड्रोजन है, तो दिस इज ट्राई बेसिक एसिड और ट्राइप्रोटिक एसिड। दिस इज डाइबेसिक एसिड, बेसिसिटी 2। दिस इज मोनोबेसिक एसिड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोनोबेसिक एसिड ये एक ही H लूज करता है एज एन एसिड, तो ओनली दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन। ये दोनों हाइड्रोजन रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है, नॉट द एसिडिक हाइड्रोजन। पी ब्लॉक में यूज आएगा इनका। अच्छा, इस पर आओ जरा स्ट्रक्चर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, क्योंकि एक से ज्यादा फॉस्फोरस है तो, और ऑक्सीजन तो देखो यहां तो P डबल बॉन्ड O और ये OH, OH, O, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, H4P2O7। अच्छा, यहां भी स्ट्रक्चर लो, इसमें वो वाला नियम नहीं लगता कि ऑक्सीडेशन नंबर वाला। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो तो ये तो +5 है मैक्सिमम के बराबर, और ये +3 है, तो कई बार ऐसा लगता है PP बॉन्ड बना दो, तो PP बॉन्ड इसमें नहीं चलेगा क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाता। तो वो स्ट्रक्चर की ऐसे बनती है P डबल बॉन्ड O, O, P डबल बॉन्ड O, OH, H, OH, H। ये स्ट्रक्चर है इस कंपाउंड की। तो गाइज ये स्ट्रक्चर है, इसको रिमेंबर कर लें, रिमेंबर, गड़बड़ ना करें। फास्फोरस में यहां वो नियम नहीं लगता कि ऑक्सीडेशन नंबर कम है तो PP बॉन्ड आएगा। अगर PP बॉन्ड बनाते तो फिर स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल टाइप की बन जाती है, जो कि नहीं पाई जाती है। ये सब गाइडलाइंस हैं, अल्टीमेटली हमें याद भी रखना पड़ता है कि व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। सो दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर यू शुड रिमेंबर इन केस ऑफ द पायरोफॉस्फोरस एसिड। लगभग कंप्लीट हो गए, 2-4 मिनट और बात करेंगे अबाउट दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज का लेक्चर बड़ा इंस्ट्रूमेंटल, बड़ा इंपॉर्टेंट था गाइज, मेहनत करने की जरूरत है। ये 1.5 घंटे का लेक्चर हो सकता है आपको 1.25 घंटे 2 घंटे भी लग जाएं। लगाओ भैया, और काम क्या है, मेहनत करो। दैट्स इट फॉर नाउ।